सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, लेकिन अगर उसी लर्निंग प्रोसेस में कुछ न्यू इनोवेटिव टेक्निक्स या कुछ स्किल्स अगर जुड़ जाएं तो बात ही क्या। आज ऐसी ही इनोवेटिव लर्निंग प्रोसेस के बारे में हम जानेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सविता अरोड़ा जी। मैम, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम डीडी मॉर्निंग शो में। यू आर द प्रिंसिपल ऑफ भारती पब्लिक स्कूल। साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं एक और गेस्ट सीधे जयपुर से। स्वागत करते हैं प्रोफेसर पुनीत शर्मा जी का। पुनीत जी, आपका बहुत स्वागत है डीडी मॉर्निंग शो में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सविता जी को भी मैं नमस्कार करता हूं। अंशु जी, आपको भी नमस्कार करता हूं। थैंक यू सर। तो चर्चा को शुरू करते हैं। डॉक्टर सविता जी, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, हम बात कर रहे हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की, तो क्या होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और क्यों इम्पॉर्टेंट है एक टीचर की ज़िंदगी में? अंशु, मैं ये कहना चाहूँगी कि टीचर तो सबसे पहला टीचर तो पेरेंट ही होता है, और बच्चा जब घर से ही तैयार होकर आता है, लर्निंग टीचिंग वहीं से स्टार्ट हो चुकी होती है। अब हमें ये देखना होता है कि जब वो स्कूल आ चुका है तो हम स्कूल को सेकंड होम कैसे बनाएं। अब स्कूल का सेकंड होम बनने का तरीका हमें इतना मजा हुआ रखना पड़ता है, जिसमें हमें माँ की तरह, पेरेंट की तरह भी बच्चे को देखना है और उसे कुछ इनोवेटिव तरीके से आगे भी बढ़ाना है। सो अकॉर्डिंग टू मी, नॉलेज लेकर, डिग्रीज लेकर जो टीचर्स आते हैं, उसमें सिर्फ फ़र्क ये होता है कि वो अपनी नॉलेज को वाइजली किसी तरह से पोर्ट्रे करते हैं क्लास में, इसीलिए वो टीचर कहलाते हैं जी। जितनी नॉलेज हम पढ़ने में ले लेते हैं, उसके बाद पढ़ाने में जो चीज़ चाहिए वो उससे कहीं ज़्यादा है, क्योंकि उसमें इमोशनल अटैचमेंट भी बहुत हो जाती है। बिल्कुल। और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्यों बोला गया इसको, इसके लिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि टीचर को भी एक लर्नर रहना पड़ेगा ताउम्र, तभी वो उन बच्चों की उम्र तक आकर उनसे बातचीत कर कर टीचर शुड रीच देम एक्चुअली जी, क्योंकि दैट्स व्हाट दिस प्रोसेस इज देयर। जिस दिन सीखना बंद उस दिन जीतना बंद, उस दिन तो जीतना टीचर को भी स्टूडेंट होना ही होगा। पुनीत जी, आप पर आना चाहेंगे। ओवर द इयर्स देखा गया है कि बदलाव आने लगे हैं। अब ये जो शिक्षण पद्धति है, मेथोडोलॉजी है, कैसे देखते हैं आप कि सिनेरियो बदला है और अब टीचिंग मेथोडोलॉजी में भी बदलाव लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? जी, चूंकि समय के साथ चीजें परिवर्तित होती रहती हैं, जैसे टेक्नोलॉजी का जिस तेजी से समावेश हुआ है, और उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड हैं। पॉजिटिव ज़्यादा है कि रीच बढ़ गई है। आज एक विशिष्ट विषय का कोई विशेषज्ञ है, लेट अस से वो आईआईटी चेन्नई में पढ़ाते हैं या केरल के किसी कॉलेज में या स्कूल में पढ़ाते हैं, और उनकी शैली बहुत रोचक है जी। लेकिन वो केवल 60 बच्चों तक ही, जब फिजिकल मोड उपलब्ध था तो वो उन तक बात पहुंच पाती थी। अब पूरा देश उसका लाभ ले सकता है डिजिटल माध्यम के। कॉस्ट बहुत रिड्यूस हुई है। तो टेक्नोलॉजी ने जो टेक्नोलॉजी का जो इन्वॉल्वमेंट आया है, एक तो पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस बढ़े हैं, मॉनिटरिंग बहुत अच्छी हो गई है। किसी बच्चे की डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अगर वो सीख रहा है तो वो उसके जो पैटर्न्स हैं कि वो कोई क्वेश्चन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, असाइनमेंट सबमिट किए कि नहीं, सब टाइमली सबमिट किए कि नहीं किए गए, तो एक संवाद जो है दो तरफा वो बढ़ गया है, प्रगाढ़ और हो गया है। मैं ऐसा मानता हूँ जी। और अगर थोड़ा सा अगर इसमें इम्प्रूवमेंट की हम बात करें तो जो भावनात्मक संपर्क है, कहीं उसको वापस से और जोर देने की आवश्यकता है। बिल्कुल। मैम, कौन कौन से न्यू लर्निंग इनोवेटिव, अगर हम आइडियाज़ और टेक्निक की बात करें, वो कौन कौन से आपको नज़र आते हैं आज की डेट में? जहाँ तक हम बात टेक्निक्स की करते हैं बेटा, ये तो एक तरीका है कि हम बचपन से ही पढ़ते और पढ़ाते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, लेकिन आज की समय में बच्चा इतना आगे निकल चुका है टेक्नोलॉजी में, जिसको आप ये कह रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करें, वो एक सबसे बड़ा इनोवेशन है जो टीचर को सीखना होगा। पहले टीचर को ये समझना होगा कि इन टेक्नोलॉजी से वो और कितना अच्छा पढ़ा सकते हैं, लेकिन इनोवेटिव आइडियाज़ जो हम बात करते हैं, वो टीचर की, बॉर्न टीचर की अपनी ही एक अलग ही कहानी होती है, क्योंकि उस टीचर को मालूम होता है कि मुझे बच्चों तक पहुंचना है, तो वो इनोवेटिव रोज़ नित नया कोई क्रिएटिव ऐसा मेथड लाती है जिससे बच्चे उसको पसंद करते हैं। और बच्चों को आजकल, आपको मालूम है कि बच्चे इतने फास्ट लर्नर हैं और फास्ट हो चुके हैं समझने में और चीज़ों को
कम्युनिकेट करने करने में। जैसे अभी पुनीत जी ने बताया कि बच्चे अब घबराते नहीं हैं, वो कुछ भी बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों में ब्लेंडेड लर्निंग एक चीज़ था, ब्लेंडेड करके आप कर सकते हैं, जिसमें आपको ये लगता है कि जैसा बच्चों का मूड है वैसा बनाकर अगर आप पढ़ा सकते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द क्रिएटिविटी ऑफ द टीचर। जी। इफ़ शी वॉन्ट्स टू टेक द क्लास आउट इन द ग्राउंड, दैट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। वो बाहर ले जाके भी मैथ्स कैसे पढ़ाए, गणित कैसे पढ़ाए, उसकी इनोवेशन एक अपनी इनोवेशन है। इनोवेशन में मेथड्स की कोई कमी नहीं है और कोई अंत ही नहीं है। जी। पर मैम, आपका अपना मेथड जैसे ही। अभी मेथोडोलॉजी की बात चल रही है, अभी पुनीत सर भी बता रहे थे कि टेक्नोलॉजी के विकसित होने की वजह से क्या है, एनी टाइम और एनीवेयर लर्निंग, Anywhere. ये जो ज़माना आ गया है। पर डोंट यू थिंक कि ये जो आफ्टर कोविड अगर बात Yes. करें, ऑनलाइन क्लासेस का चलन बढ़ गया, हाँ जी। आप परोक्ष रूप से टीचर और स्टूडेंट जो है वो आमने सामने नहीं है, कंसेप्ट तो डिलीवर हो रहा है, लेकिन क्या कहीं वैल्यू एजुकेशन लैग बिहाइंड कर रही है? क्योंकि वो ऑनलाइन पढ़ाने वाला टीचर कभी बच्चे को ये टोकेगा नहीं कि तुम्हारे नाखून बढ़ रहे हैं या तुम्हारा बैठने का पोस्चर ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। तो उस पे आपका क्या कहना है? नहीं, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा मैंक, क्योंकि कोरोना टाइम में जो टीचर्स ने किया, मैं चाहती हूँ कि टीचर्स को, वैसे तो हमें पैट करना चाहिए कि टीचर्स ने जो किया 24/7 में एब्सोल्युटली चेंज लाके जो दिखाया, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था। जी। जो टीचर कभी शायद कंप्यूटर पे बैठी ही नहीं थी, लेकिन उसने सब कुछ अपने बेडरूम को क्लासरूम बना दिया और पढ़ाने की कोशिश की। बहुत अच्छा लगा ये चेंज देखकर। लेकिन बच्चों ने इस चेंज को ऐसे सोच लिया कि ये इजी वे है। ये थोड़ा बच्चों के अंदर ये बात आ गई कि अब स्कूल खुले हैं तो उनको लगता था कि अब बिना मोबाइल के वो रह नहीं सकते, या स्कूल में जाने के बाद भी उनको ये लगता था कि 5 घंटे बैठा नहीं जा रहा। तो वो सारी कमियां जो दिखी है ना, उसमें सबसे आपका जो सवाल था, उस सवाल का उत्तर तो यही है कि वैल्यूज़ को इनग्रेव करना तो जितना इम्पोर्टेंट पहले भी था उतना ही अब भी है, लेकिन उसका पता अब चल रहा है। जी। क्योंकि वो डिफरेंस अब दिखा हमें कि जब वो पेरेंट्स के साथ पढ़ते हैं तो कैसे होते हैं और जब क्लासरूम में पढ़ते हैं तो कैसे होते हैं। जी। बिल्कुल। तो मैम, ये बहुत ज़रूरी है टीचर के लिए कि वो वैल्यूज़ के साथ ही पढ़ाए, और टीचर के बिना कुछ नहीं हो सकता। जी बिल्कुल। मैम, ऐसे में एक टीचर के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी मायने रखती है बच्चों के साथ में इंटरेक्ट करने के लिए? बहुत बहुत ही अच्छा सवाल है ये, क्योंकि उसके टीचर का काम ही बोलना है। और अगर वो बोल कर टीचर बच्चों के दिल तक नहीं पहुंच पा रही है और उनको एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं कर पा रही है, तो वो सबसे नुकसान वाला स्किल होगा उसके लिए। क्योंकि उसको क्लास में खड़े, जो द अदर साइड ऑफ द टेबल एक एडल्ट सोल खड़ा है, तो उसे कैसे बात करनी है, ये उसके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सिर्फ लैंग्वेज का कोई इसमें बार नहीं है, कम्युनिकेशन हिंदी में हो या इंग्लिश में हो या किसी भी लैंग्वेज में हो, बस वो इतनी एक्सप्रेसिव होनी चाहिए कि बच्चा टीचर के हाव भाव से ही काफ़ी चीज़ें समझ जाए। जी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप पर आना चाहेंगे। प्रायः यह देखा गया है कि हमारे समाज में टीचर बाय चॉइस बेहद कम है, टीचर्स बाय चांस बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, टीचिंग प्रोफेशन की तरफ भी युवाओं को बढ़ना चाहिए, एज अ करियर ऑप्शन परस्यू करना चाहिए? टीचिंग प्रोफेशन में आगे क्या स्कोप देखते हैं? जी महंग जी, एक समय था जब सामान्य तौर पर हम शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मानते हैं कि ज्ञान अर्जन करके कुछ धन अर्जन करेंगे अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। जी। शिक्षण के अगर क्षेत्र में कोई व्यक्ति आना चाहता है तो वो मूल या पहली प्राथमिकता वो नहीं होनी चाहिए। वो जो आनंद है क्लासरूम में डिलीवरी का, बच्चों से जो आपको एनर्जी रेसिप्रोकेट होती है, वो आपका मेन प्रोडक्ट है, पैसा आपका बाई प्रोडक्ट है। अगर ये मानसिकता है तो फिर निश्चित तौर पर एक साधारण व्यक्ति, मतलब जिसका शैक्षणिक स्तर अगर साधारण भी रहा हो ना, लेकिन ये भाव है, तो वो बहुत अच्छा टीचर हो सकता है। उसके लिए बहुत जरूरी नहीं कि मेरिटोरियस और स्कॉलर बच्चा ही, लेकिन ये भाव जिस व्यक्ति में है कि मुझे डिलीवर करना है, मुझे देना है और मुझे इस प्रक्रिया में आनंद आता है, बस सबसे पहली आवश्यकता तो ये है। जी। ऐसे व्यक्ति जो शिक्षण में आ रहे हैं बाई लास्ट चॉइस की, कहीं दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में सफलता नहीं मिली लेकिन ये आए, ठीक है, वो समय के साथ में है, लेकिन जब आप एक बार आ गए हैं तो फिर आप आ गए हैं, वो इसको रचबस के करना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि प्राथमिकता तौर पर आपकी यही होनी चाहिए कि मैं वो डाई हूं जिसके अंदर मैं मटेरियल फीड करके
और जब मैं स्क्वीज करके उसको रिप्रोड्यूस करूंगा जी। तो मेरा उत्कृष्ट होना बहुत आवश्यक है। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर सविता, आपसे जानना चाहेंगे, क्लासरूम लर्निंग की अगर हम बात करें तो उसमें हम बच्चों को एंगेज रखने के लिए और क्या-क्या आयामों का यूज़ कर सकते हैं? बच्चों को एंगेज करने के लिए एक तो सबसे बड़ी चीज़ तो थी जो आपने बताई कि कॉम स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए, उसी में एंगेजमेंट हो जाती है। बिना किताब के पढ़ाना अगर टीचर को आता है और वो सक्षम है तो वो खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा एक टीचिंग एड है वो। और किसी भी एड की ज़रूरत तब पड़ती है जब हमें कुछ ऐसी चीज़ दिखानी है जिसको हम क्लास में ला नहीं सकते, तो उसके लिए आजकल जो यूट्यूब पे दिखाना या क्लासरूम्स में इनोवेटिव बोर्ड्स लगे हुए हैं उन पे हमने काम करना है, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन फिर भी मैं ये समझती हूँ कि अगर हम किसी और चीज़ को लाते हैं उससे अच्छा है कि हम बच्चों के अंदर सारे कॉम्पिटेंसी स्किल्स डालने की कोशिश करें। बिल्कुल। और उससे पहले टीचर को ही बहुत ही ज़्यादा अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे और उन चेंजेस के लिए टीचर को बहुत से कोर्सेज करने पड़ सकते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज करके वो अपने कॉम्पिटेंसी स्किल्स को रवा कर सकती है और कोशिश कर सकती है कि अगर वो बोर्ड पर कुछ लिख भी रही है तो ऐसे माइंड मैपिंग करे या कुछ आइडियाज़ इस तरह के लाए कि बच्चों को वो चीज़ बहुत अच्छी लगने लगे। बाकी ऐसे कोई एड की ज़रूरत नहीं होती, अगर एक सक्षम टीचर क्लास में खुद है तो वही सबसे बड़ा मैं समझती हूँ कि एड है। इसीलिए मैं कहूँगी मयंक, जैसे आपने अभी कहा था कि टीचर की कितनी ज़रूरत है, वो इसी बात पर डिपेंड करती है कि उसने अपने स्किल्स को कितना लर्न किया है। और एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनोवेटिव मेथड। अब उसको कैसे आप क्लासरूम में लाते हैं, ये कला भी टीचर को ही सीखनी है। बिल्कुल। मैम, आप मैं जैसे इसमें कि हम कुछ जोड़ना जानते चाहूंगा। हैं। जी जी पुनीत सर। जी, लर्निंग बाय डूइंग ये सबसे बेहतरीन तरीका हो सकता है Yes. किसी भी बच्चे को कंसेप्चुअली क्लियर करने के लिए, उसके इमेजिनेशन को इग्नाइट करने के लिए। थ्योरेटिकल या प्रिंसिपल पार्ट जो है, किसी चीज का सैद्धांतिक पार्ट है, वो कक्षा में निश्चित तौर पर रोचक तरीके से डिलीवर किया जाना चाहिए। लेकिन अगर लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांतों को अगर हम लें, बियॉन्ड द क्लासरूम अगर हम बाहर निकलें, तो वो जो परमानेंटली इनग्रेव होगा वो कॉन्सेप्ट, और जैसे हमारे इसरो के महान वैज्ञानिक आप देखते हैं कि उन्होंने जिस तरह से उत्तरोत्तर तरक्की की, लो कॉस्ट इंडियनाइज्ड सारे आइटम बनाए, सारे पार्ट्स एंड एक्सेसरीज बनाई, तो मुझे लगता है लर्निंग बाय डूइंग का जो सिद्धांत है ना, वो कहीं ना कहीं इस प्रगति में रिफ्लेक्ट होता है। जी जी जी। मैम, जैसे कि हम जानते हैं आप नेशनल अवार्डी भी रही हैं, लेकिन टीचर के लिए सही मायनों में सबसे बड़ा अवार्ड क्या है? उसकी अपनी सेटिस्फेक्शन लेसन पढ़ाने के बाद जी। ये सबसे बड़ा सुकून जो उसे मिलता है, जी। उसकी खुशी। क्योंकि हैप्पी क्लासरूम्स भी आजकल शुरू हो चुके हैं, वो इसलिए उसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी, क्योंकि इमोशनल कनेक्ट ख़त्म होता जा रहा था। बच्चे ये जितनी चीज़, और कोरोना के बाद आने के बाद तो आप ये समझ लीजिए कि बच्चों को ऐसे बिठाना पड़ रहा है कि उनके लिए टीचर को पता नहीं क्या क्या नहीं करना पड़ता। जी। तो आप जिस तरह की भी बात करना चाहते हैं कि टीचर के अंदर इस तरह का सुकून जब आ जाता है कि उसने लेसन अपना अच्छा पढ़ा है। और मैं समझती हूँ कि जब कभी टीचर को कोई बच्चा कहीं मिलता है और पैर छू कर ये कहता है कि आपने मुझे बनाया, तो टीचर का दिन बन जाता है। जी। तो वो सुकून उसको क्यों मिला? क्योंकि कभी शायद वो बच्चा 3rd में पढ़ता था मैडम से, या 4th में पढ़ता था, या 12th में पढ़ता था। मैम, आपको नहीं लगता कि इन दिनों जो टीचर के प्रति रेस्पेक्ट का भाव वो पहले कम हुआ हुआ है। करता था, हाँ। अब वो सोशल मीडिया को इसका दोष दें या परिवेश को दोष दें, कहीं ना कहीं कम हो रहा है? मैं चाहूँगी कि इस बारे में अगर हम पेरेंट्स को ये बात बताएं कि जो 2 साल बच्चे उनके साथ रहे, जी। उन्होंने इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा कि एक सोशल लाइफ लेने जो बच्चे स्कूल जाते थे अपने दोस्तों के साथ, वो कैसी थी। एक कमरे में ही बच्चों ने पढ़ाई भी की, वहीं सोए, वहीं खाया, वहीं फैमिली के साथ रहे, तो उसमें उन्होंने वैल्यूज़ जो सीखी है ना, वो मतलब सीखना क्या है, वैल्यूज़ आर नॉट लाइक दैट कि एक बार बता दिया तो हमेशा ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, दैट्स इट, दिस नॉट द वैल्यू, यू हैव टू प्रूव इट, यू हैव टू प्रूव इट प्रैक्टिकली व्हेन यू आर इन सोशल लाइफ। तो अब आज बच्चे जब सोशल लाइफ में आए तो वैल्यूज़ तो उनकी घर से बनकर जो बनाई गई थी वो भी ख़त्म होकर आई हैं। इसलिए अब
वैल्यूज़ के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। हर सब्जेक्ट को वैल्यू ओरिएंटेड क्लासेस लेनी पड़ती हैं, इसीलिए सब्जेक्ट इंटीग्रेशन हुआ है, इसीलिए आप आर्ट इंटीग्रेशन करते हैं, और ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई हैं नई एजुकेशन पॉलिसी में जिसमें बच्चों को बिना वैल्यूज़ के कुछ भी नहीं पढ़ा सकते। वैल्यूज और प्रैक्टिकल एजुकेशन, जैसे कि पुनीत सर भी कह रहे थे। ऑफ कोर्स आपको सब कुछ ऐसे बताना है जैसे आप इसको जी रहे हो हर पल को। जी पुनीत सर, आप ही पर वापस आना चाहेंगे। प्रैक्टिकल एजुकेशन की चूंकि बात पहले भी आपने की थी, और आजकल बच्चों का फोकस हो गया है मार्क्स की तरफ। मुझे सिर्फ डिग्री हासिल करनी है, मुझे एक स्टेबल करियर बनाना है। लेकिन ऐसा कहते हैं ना कि भले चाहे बच्चे पूछते हों कि क्या बनने में सबसे ज़्यादा स्कोप है, आज के दौर में इंसान बनने में सबसे ज़्यादा स्कोप है, और इंसान बनाने के लिए टीचर का रोल सबसे इम्पॉर्टेंट माना गया है। तो हाउ डू यू सी, कैसे इवैल्यूएट करते हैं प्रैक्टिकल एजुकेशन रादर दैन सिंपली क्रैमिंग, सिर्फ रटना चीज़ों को, सिर्फ मार्क्स के पीछे दौड़ लगाना? जी, मैं इसकी शुरुआत घर से और समाज से होती है। हम किस चीज पर शाबाशी दे रहे हैं, किस चीज पर, किस बात को अच्छा कह रहे हैं। अगर बच्चे ने अच्छे नंबर लेके आए, तब हमने उसकी पीठ थपथपाई, उसे एक्नॉलेज किया थ्रू सम रिवॉर्ड और थ्रू अप्रिशिएशन। वो सिर्फ अगर वो तरीका है तो उसके दिमाग में ये घर कर जाएगी बात कि मैं अच्छे नंबर लाऊंगा तो ही मेरे को घर पे, मुझे मेरे घर पर शाबाशी मिलेगी। उसकी छोटी छोटी जो बातें हैं, अच्छा काम करना, दूसरों की मदद करना, अपनी गलती को स्वीकार कर लेना, अगर हम इन बातों को घर से शुरुआत करेंगे, फिर समाज से शुरुआत करेंगे, और डेफिनेटली स्कूल और कॉलेजेस में भी ये बात होनी चाहिए कि सर ये लैब में मेरे से टूट गया, बजाय ये झूठ बोलने की कि सर मुझे पता नहीं कौन तोड़ गया। तो खुद आकर के ये बात अपनी रख पाए, और हम उस बात को भी उसी तरह से स्वीकार कर पाए जैसे कि कोई अच्छी बात को स्वीकार करते हैं। आई थिंक सबसे पहला चेंज वहां से होना चाहिए। तब आपने बात कही कि अच्छा इंसान बनने में जो बड़ी गुंजाइश है, और अल्टीमेटली हम जो शिक्षा को अर्जन कर रहे हैं, जीवन के लिए है, नौकरी के लिए नहीं है। हम जो इम्बाइब करेंगे वैसे इंसान बनेंगे, और खुश रहना जीवन का अल्टीमेट एम है। तो आप अगर 1 करोड़ रुपए महीने कमाएं, या 10,000 रुपए महीने कमाएं, या 20,000 रुपए कमाएं, ये आपके स्टेट ऑफ माइंड पर रहेगा कि आप उस पैसे से या उस धन से खुश किस तरह से रह सकते हैं। तो खुश रहने के जो अल्टीमेट टारगेट है, उसके अंदर मार्क्स की कहीं कोई महती भूमिका नहीं है। ऑफ कोर्स मार्क्स इस बात का रिफ्लेक्शन है कि आपकी मेमोरी अच्छी है, आपकी रिटेंशन पावर अच्छी है, आप एक्सप्रेस अच्छे से कर पाते हैं। मार्क्स इसका मतलब ये कतई नहीं कि आपको नंबर नहीं लाने, उसकी मेहनत कर लिए, लेकिन उसके लिए ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए। और कम नंबर भी आए हैं तो जीवन में बहुत कुछ दूसरा है जिसके माध्यम से आप बड़ा काम कर सकते हैं। आप देखिए जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनकी शिक्षण कोई बहुत उम्दा तरीके से नहीं हो पाई है, कोई स्कूल लेवल पे ड्रॉप आउट है, कोई जस्ट ग्रेजुएशन कर पाया है, कोई मीडियोकर स्टूडेंट रहा है, लेकिन आज वो एंटरप्रेन्योर्स हैं और बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। जी, स्कूल कॉलेज की परीक्षा में भले कम नंबर आ जाएं सर, लेकिन जिंदगी की परीक्षा में उत्तीर्ण होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसमें अव्वल आना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर सविता, आपसे जानना चाहूँगी कि हमने बात करी लर्निंग बाय डूइंग, तो एनईपी पॉलिसीज़ के अंदर भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में ऐसा डिस्कशन हुआ है जिसमें हमने स्किल्स के ऊपर काम किया है। तो इन एनईपी पॉलिसी के बाद में आपको क्या लगता है, क्या बदलाव आए हैं हमारे टीचिंग मेथडोलॉजी या एक लर्निंग प्रोसेस में? देखो, बदलाव तो बहुत आएंगे। इट्स अ सी चेंज, बहुत बड़ा चेंज हुआ है, लेकिन ये चेंज ज़रूरी इसलिए था क्योंकि सब लोग ऐसा नहीं कर रहे थे। कुछ लोग तो जो बॉर्न टीचर्स होते हैं ना, वो पढ़ाते ही ऐसे थे। उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें हम कैसे आर्ट को इंटीग्रेट करें या क्या करें। वो सब अच्छा टीचर, एक्सीलेंट टीचर ये सब करता आया है, उसके लिए ये चीज़ नई नहीं है। लेकिन सबको करना है, ये ज़रूरी क्यों हो गया है? क्योंकि जैसे अभी पुनीत जी से आपने सवाल किया कि मार्क्स को लेकर इंसान बनाना ज़रूरी है, ये बहुत अच्छी बात है। अब इमोशन को ही बढ़ाना है, और उस स्किल को बढ़ाने के लिए टीचर के अपने अंदर कॉम्पिटेंसी स्किल्स बढ़ने चाहिए। क्योंकि टीचर अगर ये सोच लेता है कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ या मैंने ये इतनी शिक्षा प्राप्त कर ली है तो मैं एक बहुत अच्छा टीचर हूँ, करना और उसको फिर डिलीवर करना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे थे कि अगर हम ये भी कर लें कि गोल्ड मेडलिस्ट को भी टीचर बना दें, तो मुझे लगता है कि उसको ज़िंदगी की इतनी चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा, क्योंकि वो एक स्टूडियस बच्चा रहा होगा जो एक गोल्ड मेडलिस्ट टीचर है। लेकिन जिस टीचर के 70% आए होंगे, उस टीचर ने
अपनी ज़िंदगी से सीख लिया होगा कि मेरे 90 क्यों नहीं आए, तो वो अगर चाहे तो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए वो टीचर बेहतर पढ़ा सकता है। तो यहाँ डिग्री मार्क्स इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कॉम्पिटेंसी स्किल्स इम्पॉर्टेंट हो गए। निश्चित तौर तो पर। वो स्किल्स जब तक टीचर एक्चुअली एक रिफ्लेक्शन होता है क्लास में, अगर बच्चे उसको देख रहे हैं तो उसके लिए अपने आप को कितनी ऊंचाइयों तक ले जाना होगा ये अंदाज़ा उसको और लगाना होता है। अल्टीमेटली टीचर भी यही चाहता है। टीचर और माता पिता ये दो ही ऐसे लोग होते हैं जो आपके सक्सेस से कभी भी जेलस नहीं होते। चलते चलते पुनीत जी, आपके क्लोजिंग रिमार्क्स इस पूरे सेगमेंट के विषय में, टीचर्स डे और टीचिंग प्रोफेशन के विषय में। जी, मैं बस इतनी ही बात आप सबके साथ साझा करना चाहूंगा कि अभी पिछले वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी ने लैब टू लैंड की बात कही। जी तो अल्टीमेटली हम जो भी एक्वायर कर रहे हैं वो नॉलेज या वो स्किल्स सोसाइटी को देने के लिए, हमने शिक्षण संस्थान की चार दीवारी में जो कुछ भी सीखा, अगर वो जमीन की धरातल पर नहीं लेकर के आए, यही शिक्षक का फोकस होना चाहिए, यही विद्यार्थी का फोकस होना चाहिए कि मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ अपने आप को उत्कृष्ट बनाने तक सीमित नहीं है, अपने आप को उत्कृष्ट बना करके आगे लोगों तक डिलीवर करने तक है, यानी कि लैब से लैंड तक की बात है। बस मैं इतना ही बात आज के दिन कहना चाहूंगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत सर आपका, साथ ही सविता मैम, आप दोनों ही गेस्ट हमारे साथ इस सेगमेंट में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।